नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम एनवायरमेंट दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पर्यावरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके परीक्षा में पर्यावरण खंड के जो प्रश्न हैं उसको समग्रता से उस पर आपकी दृष्टि को बनाया जाए, जिससे कि हम आपकी इस खंड की तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह की वो महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं जो हम कवर कर रहे हैं। तो इस सप्ताह की 3 महत्वपूर्ण खबरों की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। खास खबरें हैं जिसमें पहली खबर की हम चर्चा करेंगे संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। दूसरी खबर हमारी होगी संबंधित मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं इसके संबंध में, और तीसरी है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है उसको हम समझेंगे। तो तीनों खबर को एक एक करके शुरुआत करते हैं कवर करने की। सबसे पहले चलते हैं पहले खबर की तरफ, संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में। अब देखिए, संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन चर्चा में रही है। इस मिशन का मूल उद्देश्य ही था कि भारत में वन और पर्यावरण जो है, वृक्ष हैं, उसको बढ़ाना है, उसको सुधारना है, और साथ साथ जो जलवायु है उसके अनुकूल व्यवस्था को बनाना है। साथ साथ जलवायु के लिए जो शमन रणनीतियां हैं उन रणनीतियों को अपनाना है। अब इसी की वजह से 2014 में केंद्र प्रायोजित योजना थी, उस योजना को शुरू किया गया। बेसिकली ये योजना क्या थी, तो ये जलवायु परिवर्तन का जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें जो 8 मिशन है उसमें से एक है, और उसी एक मिशन में 2014 में केंद्र प्रायोजित एक योजना को लॉन्च किया गया जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। अब वही योजना थी ग्रीन इंडिया मिशन। अब इसी योजना को संशोधित रूप में फिर से सामने लाया गया है। कुछ ऐसे संशोधन थे जिनको सामने रखा गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, हालिया खबर यह है कि संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन का दस्तावेज जो कि 2021 से 30 को कवर करेगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 जून 2025 को इसको सामने रखा। अब ये जोधपुर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा विरोध दिवस था, उसी दिन ये जारी किया गया है। जो क्या है? संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन दस्तावेज है 2021 से 30 के विषय में इसमें बात की गई है। अब भारत की जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है उसके, जैसे कि आप जानते हैं कि उसके 8 प्रमुख लक्ष्य हैं, उनमें से एक ये भी है। अब आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या टारगेट रखा गया है। तो 2015-16 में स्थिति क्या थी कि 2020-21 तक, 2015-16 से 2020-21 तक करीबन 11.22 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण की गतिविधियां शुरू की गई थी। और जब ये, अब इसमें ये टारगेट रखा गया है कि ये जो जितने एरिया की बात की जा रही है उससे ज्यादा, यानी कि अब जो टारगेट है वो बड़ा है, 24.7 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट इसमें रखा गया है। इस नए मिशन में जो दस्तावेज है उसमें ये बात कही गई है। तो संशोधित योजना के प्रमुख उद्देश्य ये है कि भारत में वन और वृक्ष आवरण को अब 24.7 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना है। पहली तो ये बात है। और इससे क्या होगा, तो जो कार्बन सिंक होता है, आप जानते हैं कि कार्बन सिंक का मतलब कि जो कार्बन होता है उसको अवशोषित करना, वो वृक्षों के माध्यम से भी होता है। महासागर भी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, सॉइल में भी अवशोषण होता है, लेकिन यहाँ बात वृक्षों की जा रही है। कार्बन सिंक के रूप में लगभग 3.39 बिलियन टन CO2 जो है वो समाहित करने की क्षमता का अनुमान फॉरेस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार लगाया गया है कि अगर हम इस टारगेट को अचीव करते हैं तो इतना कार्बन सिंक होगा। भारत की राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत भी एनडीसी जिसको कहते हैं 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना भारत का एनडीसी भी है। भारत के द्वारा भी यह तय किया गया। एनडीसी आप जानते हैं कि जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसके तहत हर जो है देश होता है अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है, तो जलवायु को बचाने के लिए अपना वादा करता है, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित कितना उसका योगदान होगा उसको। तो उसके तहत, एनडीसी के तहत भारत ने 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करने का अपना एनडीसी निर्धारित किया हुआ है। इस लिहाज से भी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा आप देखें, डिग्रेडेड ओपन फॉरेस्ट का पुनर्स्थापन करना, यह भी इसका उद्देश्य है। साथ ही रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अब डिग्रेडेड का मतलब ऐसे क्षतिग्रस्त जो वन हो गए हैं, जो कि किसी भी कारण से, चाहे कटाई की वजह से, चाहे आग की वजह से, चाहे अतिक्रमण की वजह से या चराई की वजह से, तो ऐसे वनों को जो डिग्रेडेड हो गए हैं यानी कि क्षतिग्रस्त हो गए हैं उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। और कैसे पुनर्स्थापना होगी, तो रेलवे लाइन के किनारे, राष्ट्रीय राजमार्गों और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ा के। ये इसके संशोधित योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अब इसमें संवेदनशील जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उस पर विशेष ध्यान देने की बात भी की गई है। संवेदनशील वो क्षेत्र होते हैं जहां पर, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से तो समृद्ध होते हैं,
लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से जब देखा जाता है तो वो नाजुक भी होते हैं, यानी उनकी जो कंडीशन है, स्थिति है, वो नाजुक बनी हुई है। मतलब जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधि या प्राकृतिक आपदा से वो आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसी दशा में आप देखें, इन क्षेत्रों को चिन्हित यहाँ किया गया है कि जो जैव विविधता की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी कंडीशन नाजुक है। वहां पर जलवायु परिवर्तन की वजह से, चाहे मानवीय गतिविधियों की वजह से या प्राकृतिक जो आपदा है उसकी वजह से, वो आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। तो इन जगहों को चिन्हित किया गया है और यहाँ पर माइक्रो इकोसिस्टम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। माइक्रो इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि इन क्षेत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वहां पर हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने की, उनके शमन के जो उपाय हैं उसको करेंगे। यानी कि अगर कोई बड़ा एरिया है, यहाँ पर आपको पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों को करना है, तो इसको कई छोटे छोटे सेगमेंट में बांट देंगे ताकि जो आपकी पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट और बेहतर तरीके से हो सके, उसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सके। इसी को माइक्रो इकोसिस्टम दृष्टिकोण कहते हैं। अब संवेदनशील क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप की योजना है, यानी कि इन क्षेत्रों में माइक्रो इकोसिस्टम के दृष्टिकोण के तहत ही ये काम किया जाएगा। अब इनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो देखिए आप, अरावली पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र, मैंग्रोव क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब ही ये हुआ कि ये क्या है, जैव विविधता के लिहाज से, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से निसंदेह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इनकी स्थिति नाजुक है, तो यहाँ ध्यान दिया जाएगा। अब जैसे पश्चिमी घाट में क्या किया जाएगा, जो मूल प्रजातियों के वृक्ष हैं उनका वृक्षारोपण यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा, ताकि उच्च कार्बन अवशोषण क्षमता वाले जो पौधे हैं उनको चयनित करके यहाँ पर लगाया जाएगा। वहां पे मृदा की जो नमी है, मिट्टी की नमी है, उसका संरक्षण किया जाएगा। और इसके लिए क्या करना होगा, तो जो जल स्रोत होंगे उनका फिर से पुनरुद्धार करना होगा। इसी प्रकार आप देखें, अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला में भी जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, वहां का जो शुष्क क्षेत्र है उसकी अगर बात करें तो वहां पर जो सूखा प्रतिरोधी प्रजातियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश की जाएगी। वैसे ही हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में जो ढलान है उन ढलानों को कैसे रोका जाए, उनका स्थिरीकरण किया जाए, हिमनद और नदियों की रक्षा कैसे की जाए, साथ ही स्थानीय समुदायों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही मैंग्रोव पुनर्स्थापन की बात की जा रही है, तो जो मैंग्रोव की पुनर्स्थापन के साथ साथ जो तटीय सुरक्षा है, जो तटीय कटाव है, उसको बचाने के लिए आपको मैंग्रोव की सुरक्षा करनी होगी। तो इसलिए तटीय कटाव को कैसे रोकथाम उसका किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर मानवीय गतिविधियां इस तरह की होती हैं, जैसे मछली पालन हो गया, जिससे कि पारिस्थितिक असंतुलन अगर हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, उसमें एक संतुलन की स्थिति बनाई जाएगी ताकि आर्थिक गतिविधि भी चलती रहे और इसको मैंग्रोव का पूरा सिस्टम है उसको भी नुकसान ना पहुंचे। तो इन चीजों को इन संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए कंट्रोल करने की बात यहाँ पर की गई है। अब इसमें जो भी ऐसी गतिविधियां होती हैं, मानवीय गतिविधियां, चाहे वनों की कटाई, अवैध खनन या मानव वन्यजीव संघर्ष है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक तंत्र को अगर गंभीर क्षति पहुंच रही है तो इस दिशा में काम किया जाएगा। अब एक आंकड़ा है कि भारत का शुद्ध वन क्षेत्र जो है 2021 से 23 के बीच में मात्र 156.41 वर्ग किलोमीटर ही बढ़ा। ये एफएसआई की रिपोर्ट बता रही है 2023 की। अब इसके अनुसार इस बात को और ज्यादा सोचने की जरूरत है कि इसमें और वृद्धि कैसे हो सकती है, इसलिए भी ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब रिपोर्ट में पश्चिमी घाट, पुराने वनों, मैंग्रोव क्षेत्र में वन आवरण की जो गिरावट है, जबकि ये क्षेत्र इस चीज के लिए काफी समृद्ध माने जाते हैं, यहां पर अगर गिरावट है तो ये एक चिंताजनक स्थिति जरूर बनती है। अब भविष्य की रणनीतियां और उपाय वही हैं जो आपको अभी बताए गए हैं, यानी कि स्थानीय अनुकूलन, सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से परिदृश्य आधारित पुनर्स्थापन। इसका यह मतलब हुआ कि देखिए, हर स्थान के लिए कुछ अनेक परिस्थितियां अलग होती हैं। जैसे किसी विशेष स्थान के लिए कोई अलग परिस्थिति होगी, दूसरे स्थान के लिए अलग परिस्थिति होगी। मान लीजिए हम किसी पश्चिमी क्षेत्र में अगर कोई दूसरा वृक्ष यहाँ के लिए अनुकूल होगा, पूर्वी क्षेत्र के लिए दूसरा वृक्ष अनुकूल होगा। तो जो स्थानीय अनुकूलन, जिस भी तरीके से जो चीज आपको मुफीद लग रही है, उसी प्रथा को, उसी प्रोसेस को, उसी वृक्ष को आपको फॉलो करना है ताकि वहां पर फिर से इन वृक्षों की पुनर्स्थापना की जा सके, फिर से जो वहां का क्लाइमेट है उसको ठीक किया जा सके। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, यानी लोकल लोगों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि यहाँ का संरक्षण भी होगा, इन लोगों की भी प्रगति होगी और वृक्षारोपण कार्यक्रम इसमें और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू होगा। साथ साथ जो रुकावटें आती हैं, अवरोधों की पहचान करनी होगी, और सिर्फ अवरोधों की पहचान नहीं करनी होगी बल्कि जो पॉलिसी लेवल पर जाकर उसमें भी सुधार करना होगा। और जो वास्तविक अवरोध हैं
वो जब पता चलेंगे तो पॉलिसी लेवल पर जाकर सुधार भी होगा और क्रियान्वयन भी उसका ठीक से हो सकेगा। इसके अलावा कृषि वानिकी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है कि खेती और पेड़ों को एक साथ साथ उगाना। इससे क्या होता है, इससे मिट्टी भी सुधरती है और कार्बन कम होता है और किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। तो कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री एक बेहतर विकल्प हो सकता है। भूमि क्षरण तटस्थता यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए भी समेकित प्रयास करना होगा। ये क्या होता है, तो जमीन जितनी खराब हो रही है किसी वजह से, उतनी ही या उससे ज्यादा जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने को हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, यानी कि जितनी जमीन किसी कारण बंजर हुई तो उससे ज्यादा जमीन को हम क्या करेंगे, उपजाऊ बनाएंगे। इस तकनीकी का भी इस्तेमाल करना होगा। वन गुणवत्ता सुधारना और पर्यावरण सेवाओं को मजबूत करना, ये सारा क्या है, हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला हमारा टॉपिक है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। अब इसके जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है, जब 50 वर्ष पूरे हुए हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ओडिशा राज्य में सप्ताह भर का एक उत्सव मनाया गया है। अब ये जो परियोजना है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, भारत के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण पहल में एक मानी जाती है और 17 जून 2025 को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर उड़ीसा राज्य में सप्ताह भर जो है उत्सव मनाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि उड़ीसा में यह उत्सव क्यों मनाया गया। उड़ीसा में उत्सव मनाए जाने का कारण यह है कि 1975 में जब भारत सरकार ने यह परियोजना शुरू की थी, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की थी, बेसिकली ये परियोजना शुरू की गई थी यूएनडीपी और एफएओ के सहयोग से। अब इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी, तो शुरुआत हुई थी ओडिशा के भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी। इसीलिए जब इसके 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो ओडिशा राज्य में सप्ताह भर का एक उत्सव मनाया गया है। इसके अलावा आगे अब देखते हैं, चर्चा इसकी इस वजह से हो रही है, तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में भारत सरकार ने शुरू किया था। आपको मैंने बताया ही अभी कि यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और एफएओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में इसको लॉन्च किया गया था। अब मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत तो यहाँ पर हुई थी। इस शुरुआत में योगदान किसका था, इसको भी जान लीजिए। तो डॉक्टर सुधाकर और ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध हार्पेटोलॉजिस्ट डॉक्टर HR बस्टर्ड, ये लोग मिलकर शुरू किए थे। डॉक्टर सुधाकर तो आज भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी इससे जुड़े हुए हैं, अभी कार्य कर रहे हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के लिए। अब 3 मगरमच्छ प्रजातियों पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया। कौन कौन सी प्रजातियां थी, तो एक नमकीन पानी का मगरमच्छ था जो कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भितरकनिका में, साथ ही साथ घड़ियाल सतकोसिया में और मगर ये था सिमलीपाल में। और ये तीनों जगह कहां पर है, ओडिशा राज्य में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य यही था जो मगरमच्छों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे थे, उन प्राकृतिक आवासों की पहले तो सुरक्षा की जाए, साथ ही कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से इनकी संख्या को तेजी से बढ़ाया जाए। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब ही होता है कि जो जानवर संकटग्रस्त हो जाते हैं, कोई इंडेंजर्ड हो गया या थ्रेटेंड हो गया, यानी कि लुप्त प्राय हो गया या संकटग्रस्त हो गया, तो ऐसे जानवरों के प्रजनन को नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर में आपने ब्रीडिंग केंद्र जो है वहां पर संरक्षित तरीके से इनकी ब्रीडिंग कराई, जिससे कि उसको नुकसान न हो, वो ब्रीडिंग सक्सेस हो सके, तो इसको कैप्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, ताकि इनकी संख्या को तेजी से बढ़ाया जा सके। अब परियोजना प्रजातियों के पुनर्वास और प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र की रक्षा के मामले में ये काफी सफल रही। अब देखिए यहाँ पर ये मॉडल ही जो है देश भर में अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है, जो कि यहाँ ओडिशा में अपनाया गया था। इसके जो प्राकृतिक आवास इसमें नष्ट हो रहे थे या जो लुप्त प्राय मगर की स्थिति बनी हुई थी इन प्रजातियों की, वो स्थिति संतोषजनक दिखाई दी, तो इसको अन्य राज्यों में भी इस मॉडल को अपनाया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों पर और रिपोर्ट पर एक नजर डालें तो देखिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 1826 नमकीन पानी के मगरमच्छ अब हो गए हैं, सतकोसिया घाटी में 16 घड़ियाल हो गए हैं और राज्य के विभिन्न नदी क्षेत्रों में 300 मगर अब हो गए हैं। तो भितरकनिका क्षेत्र में जो मानव मगरमच्छ संघर्ष की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कि वृद्धि तभी हो रही है जब मानव और मगरमच्छ के बीच में, जब मगरमच्छ की संख्या ज्यादा हो रही है, ये इसका संकेत है। तो इसका मतलब कि इसके आंकड़े सुखद माने जा रहे हैं। अगली हमारी जो खबर है वो है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क से संबंधित। ये भारत का नया ब्रीडिंग सक्सेस मॉडल के तौर पर उभर कर आया है। क्यों उभर कर आया है, तो दरअसल यहाँ पर 2 जीव जो हैं उनकी वजह से ये चर्चा में आया है। एक है रेड नेक्ड और दूसरा है रेड नेक्ड वॉलेबी जोई, इसको बोलते हैं। वॉलेबी बेसिकली है, जोई इसके छोटे बच्चे को बोलते हैं। ये बेसिकली इसकी वजह से, और दूसरा ये है एक नवजात माउस हिरण। माउस हिरण क्या होता है, तो हिरण की एक छोटी प्रजाति है,
बहुत छोटे आकार का होता है, चूहे जैसा लगता है, इसलिए माउस हिरण इसका नाम ही पड़ गया है। ये चित्र में आप देख सकते हैं। तो इन्हीं की वजह से चर्चा में आया है, इन दो जीवों के जन्म की वजह से। तो आगे देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, हालिया खबर यही है कि विशाखापत्तनम में स्थित है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, और यहाँ पर दो नन्हे जीवों का जन्म हुआ, जिनका नाम आपको भी बताया हमने। पहला एक रेड नेक्ड वॉलेबी जोई, और दूसरा है आपका बताया गया जिसको कि माउस डियर फॉन, यानी कि नवजात माउस हिरण। अब इनके जीव की वजह से ही इसकी चर्चा हो रही है, रेड नेक्ड वॉलेबी जोई और नवजात माउस हिरण। अब वॉलेबी जो प्रजनन कार्यक्रम है, इसकी सफलता, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है, तो इसका परिचय आपको देंगे। सबसे पहले इसको देख लीजिए, देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल कंगारू की तरह। और देखिए इसके गोद में यहाँ पर आपको एक छोटा इसका बेबी भी दिखाई दे रहा है, बैठा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये यहाँ की प्रजाति नहीं है, मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, और एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत साल भर पहले इसको यहाँ पर लाया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर पहले इसके बच्चे का जन्म हुआ है, रेडनेक वॉलेबी जोई जिसको बोल रहे हैं, जोई का मतलब ही उसका छोटा बच्चा होता है, तो ये अपने आप में जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसकी सफलता को ये बयां कर रहा है। अब देखिए, ये छोटे आकार के मार्सुपियल होते हैं। मार्सुपियल किनको कहते हैं, जो थैलीधारी जो जानवर होता है, जैसे आप देखे होंगे कंगारू होता है, कंगारू भी उसके पेट में एक पॉकेट होता है, थैली होती है जिसमें उसके बच्चे रहते हैं। इसमें भी मार्सुपियल ही है, इसमें थैलीधारी जानवर होता है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका बच्चा, और दिखने में ठीक कंगारू जैसा होता है। जोई का मतलब ही होता है नवजात बच्चा। अब गर्दन पे इसके हल्के लाल या भूरा रंग होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। जन्म के बाद ये बहुत छोटे होते हैं, वो छोटे आकार के होते हैं, और बिना किसी मदद के माँ की थैली में जो यहाँ पर पाउच होता है वहां पर पहुंच जाते हैं, और लगभग यहाँ पर ये 280 दिन तक रहते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये वयस्क होने लगते हैं। तो इसका जन्म हुआ है। और दूसरा है माउस डियर फॉन। देखिए इसको चित्र में आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल चूहे के जैसा इस दिखता है। इसकी जो गर्दन भी होती है बिल्कुल चूहे की तरह है, और काफी छोटा होता है। और जो भारत में हिरण की 12 प्रजातियां पाई जाती हैं, इन प्रजातियों में से अगर इसकी हम बात करें माउस हिरण की, तो ये सबसे छोटी प्रजातियों में एक है। अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसका जैविक नाम क्या है, मोस्कियोला इंडिका इसका नाम है। और मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों में यह पाया जाता है, यानी भारत, श्रीलंका और नेपाल में ये पाया जाता है। शरीर की लंबाई देखिए 50 से 60 सेंटीमीटर। और रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है हल्का भूरा, 3 से 4 सफेद धारियां भी इसके ऊपर दिखाई देती हैं। और ये वजन कभी कभी तक 3 से 4 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। आप सोचिए 3 से 4 किलोग्राम का ही ये है, वो भी कभी कभी पहुंच सकता है, यानी कि इससे भी कम वजन का ये होता है। तो काफी छोटे आकार का माउस डियर फॉन होता है, और इनके जन्म की बात की जा रही है, इसलिए ये इसकी वजह से चर्चा में था। अब संरक्षण की स्थिति और प्रयास की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल भी है, यानी यह अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। इसका जो मुख्य खतरा क्या है, तो प्राकृतिक आवास का इसका चूंकि नुकसान हो रहा है, साथ ही मांस के लिए इसका अवैध शिकार भी किया जाता है। और यह हिरण बीज फैलाने और शिकार श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी है। अब अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है, और हर खंड से एक एक अभ्यास प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, और आपसे जवाब की अपेक्षा भी रखते हैं कि कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब आप जरूर देंगे। और हमें विश्वास है कि आपने अगर ध्यान से सुना है तो हर एक प्रश्न का आप सही जवाब दे लेंगे। पहला प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? विकल्प ए 2010, विकल्प बी 2012, विकल्प सी 2014 या विकल्प डी 2016। तो ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित खबर आपको कवर की गई है, इसका जवाब आप आसानी से दे लेंगे। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना यानी क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? ये भी आपको बताया गया है, विकल्प आपके सामने है, 1965, 1975, 1985 या 1995। इसका जवाब भी आप दे लेंगे। और तीसरा प्रश्न है कि विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में हाल ही में किन 2 प्रजातियों के नवजात देखे गए? बहुत आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही जवाब आप जरूर दे लेंगे। एशियाई शेर और लाल पांडा, रेड नेक वॉलेबी और माउस डियर, बंगाल टाइगर और ब्लैक बक, या हिमालयन मोनाल और घड़ियाल। तो इन प्रश्नों का सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, पढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।